चलिए तो हम आज देखेंगे यहाँ पे बाल जगत स्कूल में जो बच्चों ने विज्ञान के प्रदर्शनी में अपना अपना प्रस्तुति शो कर रहे हैं। तो बताएंगे सर कुछ, उसके बाद बच्चों से भी मिलते हैं ना। जी सर, ये जो साइंस एग्जीबिशन का जो ग्रुप है आपका, ये आस्टिन ग्रुप है और ये न्यूटन ग्रुप है। आइंस्टीन ग्रुप हाँ, और न्यूटन ग्रुप। हमने सोचा कि साइंस के जो साइंटिस्ट हैं उन्हीं के नाम पर ग्रुप बनाया जाए, ज्यादा बेटर है क्योंकि विज्ञान से जुड़ी प्रदर्शनी है। बिल्कुल। तो ये हमारे जो बच्चे हैं वो बहुत दिन से प्रयास कर रहे थे इस चीज को बनाने के लिए, और इसमें बीच में जब इन लोग का एग्जाम आ गया तो हम सोचे कि अभी प्रोजेक्ट को रोक दिया जाए, पहले एग्जाम हेल्ड करा लेते हैं, उसके बाद जब रिजल्ट होगा उसी के साथ आपका प्रदर्शन भी जारी कर दिया जाएगा। तो आज इसीलिए आज का दिन हमने चुना है और आपको भी इनवाइट किया। हमारे मित्र राहुल जी हैं, हमारे जो शिक्षक हैं, हमारे संचालक महोदय हैं शशि भूषण पांडे जी, ये सब हम लोग के बीच में है। तो आप इन बच्चों से कुछ सवाल आप अपना जुड़े हुए कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिकंदर कुमार। किस क्लास में है? क्लास 4। क्लास 4। यस। ये जो बनाए हैं क्या नाम है, इस रखा गया इसे? वाइंड वाइंडवेल। हाँ। इसे बनाने में कितना समय लगा आपको? वही लगा है 15-16 दिन लग गया है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आदित्य कुमार। आप लोगों ने मिलकर बनाया है या अकेले बनाए हैं? मिलकर। आपका क्या नाम है? मेरा नाम विशाल कुमार। आप लोगों ने ये मिलकर बनाया है? कहाँ पे, घर पे या स्कूल पे? स्कूल पे। आपका क्या नाम है? अच्छा, नेक्स्ट पहले इन लोगों से अब सन्नी सर हमारे साथ कुछ जानना चाहेंगे इसके बारे में। सन्नी सर से। अच्छा, हमारे स्टूडेंट्स हैं, थोड़ा अभी इसके बारे में बताइए कि ये जो विंड मिल होता है ये क्या होता है? विंड मिल एक ऐसा मशीन है जो एनर्जी को इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी में प्राप्त करता है। अच्छा, इसमें वाइंड एनर्जी को जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में प्राप्त करता चेंज कर। हाँ, तो नेक्स्ट कोई कैंडिडेट बताएंगे इसमें कि वाइंड एनर्जी का मतलब क्या होता है? हवा को गति से प्राप्त एनर्जी को पवन ऊर्जा। अच्छा, इसमें जो एनर्जी चेंजिंग हो रहा है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, तो थोड़ा सा इसमें एनर्जी कन्वर्जन को समझाइए तो थोड़ा कि किस फॉर्म से जो है किस फॉर्म में एनर्जी चेंज होता है इसमें। तो एनर्जी को विंड एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी से चेंज होता है और इलेक्ट्रिक एनर्जी से बनता है। अच्छा, ठीक है, यानी वाइंड एनर्जी से जो है मैकेनिकल एनर्जी बनता है और मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनता है। हाँ, हालांकि जैसे ये जो है बच्चे थोड़ा छोटे हैं, कम उम्र के हैं, तो इन लोगों को हर चीज नहीं समझाया जा सकता। जैसे कि ये वर्किंग प्रिंसिपल इसका जो है थोड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे ये काम करता है। ये तो फिजिक्स में बात सही है। कहने एक उम्र है, नॉलेज का एक सीमाएं होती है, किस उम्र में बच्चा को कितना ज्ञान प्राप्त कर सकता है, उसका भी एक लिमिटेशन है ना। अगर हम इसी समय अगर हम सब कुछ बताने की कोशिश करें, इन लोगों को समझाएं कि ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, कैसे चेंज होता है एनर्जी का फॉर्म, तो शायद ये लोग और मतलब उसमें समझ नहीं पाएंगे। इसलिए बस मोटे तौर पे कुछ बातें ये लोग से पूछा जा रहा है और ये अपना कोशिश कर रहे हैं बताने का। तो ओवरऑल इन्होंने बताया कि एक वाइंड मिल है और ये जो है वाइंड एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है और मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और आप लोगों को जानना है कि ये मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे चेंज होता है, तो आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा अभी और आगे तक, ठीक है? फिर फिजिक्स में आगे समझाया जाएगा। अच्छा, ये बताइए इसका कोई साइड इफेक्ट है हमारे इन्वायरमेंट पे? इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, यानी कि ये हमारे लिए यूजफुल है और फ्यूचर में हमारे लिए अच्छा रिसोर्स हो सकता है एनर्जी का। तो गुड, बैठ जाए, सिट डाउन। सर, ये न्यूटन्स ग्रुप बने हुए हैं, तो इन लोगों का जो है आप अपना इंट्रोड्यूस ले लीजिए आप अपने स्तर से। चलिए सर, जो सवाल करेंगे बच्चे आप इनका जवाब। आप लोग तीनों इस न्यूटन ग्रुप के सदस्य हैं, तो आप में कोई कैप्टन भी है? कैप्टन कौन है आप लोग में? हेड जो कैप्टन का मतलब समझते हैं, हेड कौन है? अच्छा, हेड आप हैं, बहुत बढ़िया। क्या आप बनाए हैं, थोड़ा इस बारे में बता सकते हैं क्या? एयर पोल्यूशन है, मतलब क्या एयर पोल्यूशन से क्या दिक्कतें होती हैं? एयर पोल्यूशन से ये दिक्कत होती है, हम लोग को सांस लेने में भी दिक्कत होती है। सांस लेने में दिक्कत, बीमारियां हो सकती हैं। तो इसको आप लोगों ने दर्शाया है कैसे? ये क्या क्या चीजें बनाई है, थोड़ा एक एक करके बता सकते हैं? ये क्या है? ये डेंजरस
इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। ये क्या आपने बनाया है, कौन है? तो ये दो मशीन है। नहीं, ये धुआं देने वाला ये है, चिमनी चिमनी है जिसके माध्यम से धुआं निकलता है। ये फैक्ट्री है। आप भी बताइए बाबू, ये क्या है? ये फैक्ट्री फैक्ट्री है। क्या नाम है आपका? अंकुश कुमार। अंकुश कुमार। आपका नाम? निधि कुमारी। निधि कुमारी। आपका नाम? हरे कृष्ण कुमार। जोर से बोलिए। हरे कृष्ण कुमार। हरे कृष्ण कुमार, ठीक है। तो ये आप लोगों ने फैक्ट्री बनाया है और दिखाया है कि इससे धुआं निकल रहा है। तो इस धुएं को सीधे पर्यावरण में जाने से क्या क्या नुकसान है, और इसको कैसे माने पर्यावरण में सीधे जाने से रोका जा सकता है? बस्ती से गांव शहर से दूर हटाने के लिए जी, इसे बिल्कुल सही बात है। फैक्ट्री वगैरह को दूर रखना। हाँ, मतलब कि जहाँ पे आबादी है उस आबादी से दूर बनाया जाए ताकि आम जनता को इससे तकलीफ नहीं हो। और फैक्ट्री तो जरूरी है क्योंकि देश की प्रगति हमारे उद्योग से ही और कृषि से होती है। तो कृषि और उद्योग एक दूसरे से जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है? बिल्कुल जुड़ा हुआ है ना। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ये शहर का पूरा आप लोगों ने प्लानिंग दिखाया कि किस प्रकार से आम जनजीवन प्रदूषण की वजह से और भी कुछ सवाल ये पूछेंगे होता सर, है। जो टीचर हैं। सर आइए। हाँ, हाँ, तो इसमें जो आप लोग प्रोजेक्ट बनाए हैं, तो इसमें आप लोगों ने बताया कि एयर पोल्यूशन जो है वो, इट मीन्स एयर पोल्यूशन क्या है, एयर में जो है हार्मफुल सब्सटेंस आ जाते हैं, वही एयर पोल्यूशन है ना। तो फैक्ट्रीज वगैरह जो है वो तो चलते रहेंगे और गाड़ियाँ भी चलती रहेगी, वो तो बंद होने वाले हैं नहीं। तो इसके बावजूद भी हम एयर पोल्यूशन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये बताइए आप लोग। बताइए, जो जानते हो एयर बताइए। पोल्यूशन को अब तीनों में जो गाड़ी से धुआं निकलता है, फैक्ट्री से जो जगह जगह से धुआं निकलता है, हवा में फैलता है, जैसे एयर पोल्यूशन। तो ये तो फैलने का हो गया रीजन, ठीक है। फिर इससे बचेंगे कैसे? रोकथाम उसका। हाँ, गाँव बस्ती शहर से हटाकर फैक्ट्रियों को दूसरे जगह लगाएंगे। और क्या उपाय हो सकता है इसके लिए? इसके लिए और हम दूर जाने के लिए स्कूटर को इस्तेमाल करेंगे और पास जाने के लिए साइकिल। हाँ, ठीक है। पास मतलब छोटे दूरी हो तो उसके लिए मतलब साइकिल का ज्यादा यूज करना चाहिए, ठीक है। चलिए, अच्छा है। चलिए, थैंक यू। ठीक है, धन्यवाद। बैठ जाइए आप। ये जो है सर, चार्ल्स ग्रुप है, इनका नाम रखे हैं चार्ल्स जी। तो इन लोगों से जैसे आप सवाल कर सकते हैं, जनरल इंट्रोड्यूस वगैरह जो भी है, और इनसे जुड़े सवाल जो है इनके टीचर भी कर लेंगे। आप जो करना है कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं सर। हाँ, बिल्कुल सर, जी। ये तो हम की बात बराबर है। चलिए, तो आप लोगों ने पहले आप अपना परिचय इसको लीजिए ना, अच्छा पहले आप लोग लगेगा। अपना परिचय दे दीजिए। अपना इंट्रोड्यूस दीजिए बाबू, अपना। आपका नाम क्या है और आपका नाम? अन्नू कुमारी, ठीक है। तब पकड़ी ना, पूछना है इन लोगों से। तो अच्छा, इसी से पूछ लें, ठीक है। तो ये आप लोगों ने क्या बनाया है? वाटर साइकिल को हिंदी में क्या बोलते हैं? जल चक्र। बहुत अच्छी बात है। तो ये थोड़ा एक आप विद्यार्थी इधर आ जाइए, यहाँ से थोड़ा देख के हमको समझाइए। कौन समझाएंगे? जो भी एक है यहाँ आ जाइए थोड़ा, क्योंकि आपको डायग्राम दिखेगा नहीं यहाँ से। डायग्राम आपको दिखना। चलिए, अब बताइए कैसे कैसे है यहाँ से, क्या कलेक्शन है, क्या ये है कलेक्शन में? कलेक्शन में आगे पेड़ है, आप वहाँ से चलिए सर, बादल है। सामने रहिए। नहीं, कलेक्शन में जल है, पानी है, जलीय वस्तु है, ठीक है। वो नदी हो सकता है, वो तालाब हो सकता है, वो समुंदर भी हो सकता है, या वो झील भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद वो धूप के माध्यम से क्या होता है, यहाँ से क्या लिखा हुआ है? इवोपरेशन। इवोपरेशन मतलब क्या तात्पर्य है, बता सकते हैं? वाष्पीकरण। इवेपोरेशन क्या होता है? क्या होता है इवोपरेशन, कुछ बताइए हल्का फुल्का अगर ज्ञान हो तो। पानी सूर्य की किरणें अगर पानी पे पड़ेगी तो पानी क्या होगा? भाप बनेगा। बहुत अच्छा, इस बच्ची ने बताया कि भाप बनेगा। तो भाप बनने के बाद वो क्या होगा? बादल में परिवर्तित होगा। उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन। पढ़ के बोलिए। कंडेंसेशन। हाँ, वो भाप बना ना, तो भाप फिर बादलों में चेंज होता है। आप देखते हैं हर जगह बादल होता है, और बारिश के दिनों में देखते हैं ना कि बादल जब छा जाता है तो क्या आप बोलते हैं कि बारिश आएगी। तो वो बादल कैसे बनता है? वाष्पीकरण के माध्यम से कंडेंसेशन होता है, और फिर वो बादलों में परिवर्तित हो जाता है। और बादल जब बरसता है तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं?
यहाँ पे आप लोगों ने लिख वर्षा भी होना, दिया है वर्षा होना उसको। क्या बोलते हैं? वर्षे होने को क्या बोलते हैं जब वर्षा होता है तो? हाँ, प्रीसिपिटेशन। प्रीसिपिटेशन, हाँ। उस प्रक्रिया को हम लोग प्रीसिपिटेशन बोलते हैं, या वर्षा होना बोलते हैं, या मेघ गरजना बोलते हैं, ठीक है। और फिर वापस से जब प्रीसिपिटेशन होता है तो जल जो होता है, जो ऊपर खींचा गया है, वो फिर कहाँ संग्रहित हो जाता है? नहीं, बादल से तो जल निकला और वो संग्रहित कहाँ तो हुआ फिर वापस? नदी में फिर चला गया, नदी, तालाब या फिर झीलों में चला गया। तो ये एक क्या है? ये वाटर साइकिल चक्र है, चक्र है, चक्र। साइकिल है, ठीक है ना। ये वाटर साइकिल है और ये साइकिल हमेशा हमारे धरती में चलते रहता है, ये निरंतर चलता रहता है। अगर ये साइकिल नहीं चलेगा तो वर्षा होगी ही नहीं, और वर्षा नहीं होगी तो वर्षा नहीं होने से क्या नुकसान होगा बताइए? अगर वर्षा नहीं होगी तो क्या अगर नुकसान बारिश नहीं होगा? हो तो क्या क्या हो सकता है इसका नुकसान? क्या नहीं होगा सोच के बोलिए। बताइए, आप बता सकते हैं। पेड़ पौधे, फसल, आप भी हैं बाबू इस टीम में? हाँ। सूखने लगते हैं। आप बताइए, वर्षा नहीं होगा तो क्या नुकसान होगा? पेड़ पौधे सूखने लगते हैं और मिट्टी कड़ा पड़ जाता है। मिट्टी कड़ा पड़ जाता है, क्या? और जीव जंतु भी जीव जंतु भी हाँ, जीव प्यासे जंतु मर जाएंगे प्यासे। और किसानों को क्या मिलेगा बारिश खेती के लिए? अनाज उत्पादन नहीं हो पाएगा ना, बारिश नहीं होगा तो ये पूरा, आपका नाम क्या है? हाँ, तो ये पूरा चक्र चलता है, तभी हम लोग का जो धरती है वो अपना इकोलॉजी मेंटेन कर पाता है, वो इकोसिस्टम को चला पाता है। अगर धरती में कोई भी चीज इम्बैलेंस हो जाएगा इसका तो हमारा question क्या हो आपको जाएगा? नहीं अकाल पड़ जाएगा। सुनते होंगे ना कि अकाल पड़ जाता था, खेती नहीं हो पाता था, अनाज का नुकसान हो जाता था। भारत में एक बार बहुत बड़ा अकाल पड़ा था। तो ये चक्र हमेशा चलते रहना चाहिए जीवन में, ताकि बढ़िया से वर्षा हो और हमारा धरती हरा भरा रह सके। बहुत बहुत धन्यवाद। बैठ जाइए आप। वैज्ञानिक के नाम पे रखना है। रदरफोर्ड ठीक रहेगा। हाँ सर, आइए। बुलाइए, माइक वाले लीजिए। जी सर। वाटर प्यूरिफिकेशन वाटर प्यूरिफिकेशन, इसका क्या काम है? का काम है गंदे पानियों को पहले मैं परिचय कराते चला सर इन लोगों का। जी सर। ये रदरफोर्ड ग्रुप्स हैं। रडर हाँ, रदरफोर्ड ग्रुप। और इसमें ये 6 के बच्चे हैं, ये दोनों, ये तीनों 6 के, 4 नहीं दोनों, हाँ, एक ही 6 के बच्चे, एक ही क्लास। मतलब हाँ, 4 स्टूडेंट जी। का एक ग्रुप। और इन लोगों ने भी बहुत दिनों से ये काम मतलब कर रहे थे, और इन लोगों का टीचर जो है अपने अपने प्रोजेक्ट को बनाने के लिए कहा था। ये लोग खुद अपने लिया था कि हमने इस प्रोजेक्ट पर हम काम करेंगे, और हम इस प्रोजेक्ट में काम करेंगे। इनके शिक्षक इनको गाइडलाइंस दिए और ये अपने से सेल्फ जाकर ये पूरे प्रोजेक्ट को तैयार किए, जिसमें समय लगा। और आज जो है आपका इन प्रदर्शन का इनको बारी है, तो आप अपने से सवाल इनको पहले इंट्रोड्यूस कर सकते हो, उसके बाद सवाल जो है इनके टीचर करेंगे आपके बीच। क्या नाम हुआ आपका? किस क्लास में है? आइए सर। इसे बनाने में कितना दिन टाइम लगा? 20 दिन टाइम 20 दिन। आपका क्या नाम है? राजीव राज राजीव राज। किस क्लास में है? 6। इसका क्या काम है? काम है पानी, गंदे पानी को शुद्ध करना। गंदे पानियों को शुद्ध करना है ना, प्यूरिफाई। क्या नाम है आपका? साहिल कुमार। किस क्लास में है? 6। आप लोगों ने मिलकर बनाया है? कितना दिन समय लगा? 20 दिन। आपका क्या नाम है? अन्नी कुमारी। अन्नी कुमारी। किस क्लास में है? 6। क्या आप लोगों ने बनाया है? वाटर प्यूरिफिकेशन। इसकी क्या जरूरत है हमारे इसकी आवश्यकता इसलिए है कि ये अगर हमारे अगल बगल कहीं गंदे पानी है तो इस मशीन के द्वारा हम इसे साफ कर सकते हैं और उसे पीने लायक बना सकते हैं। बहुत अच्छा ना। और भी कुछ सवाल कर सकते हैं सर? तो इसका जो है जरा ये हो गया, हम समझ गए कि ये आप लोगों ने हाँ। वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए बनाया है एक मॉडल, वर्किंग मॉडल। तो ये कैसे कैसे काम करता है, कितने स्टेप्स में हमारे जो वाटर है जो पीने लायक नहीं है वो मतलब एकदम शुद्ध हो जाएगा, पीने लायक हो जाएगा? तो उसको थोड़ा सा स्टेप समझाइए इसमें कि वो कितने स्टेप्स में होंगे, कैसे कैसे होंगे। Step 1, store. It is used to breaking down big impurities in water. Step 2, sand. It is used to settle down impurities from water. Step 3, charcoal. It is used to filtration of water. Step 4, cotton. It is used to
It is used to catch and catching all the impurities present in water. ओके, मतलब आप लोगों ने बताया कि जो स्टोन है वो जो इम्प्योरिटीज है उसको तोड़ के यानी ब्रेक डाउन करके छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देते हैं और जो सैंड है उसको ऑब्जर्व कर लेता है। ठीक है, उसके बाद जो चारकोल है वो आपका जो भी इसमें कुछ कुछ इम्प्योरिटीज बच जाते हैं उसको ऑब्जर्व करने का काम करते हैं। अब रह गया कि इसमें भी अगर कोई बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं जो उसमें जो अलग नहीं हो पाया वो जो है कॉटन उसको ऑब्जर्व कर लेता है और जो पानी लास्ट में निकलता है वो बहुत क्लीन और प्योर है। ठीक है, पीने लायक है ना। तो जरा इसको करके दिखाइएगा आप लोग प्योर हो पा रहा है या नहीं, देखे ना। वर्किंग प्रिंस मॉडल बनाया है तो ये वर्क कर रहा है नहीं ये चेक करना जरूरी है। अरे बाबू आप लोग सीधा बैठिए बाबू, वहाँ आप चले ना, पेरेंट्स वहाँ बुलाया गया, वहाँ पर है सब। संजना इसमें हो गया तो एक आदमी को वहाँ देखे, एगो ड्यूटी वहाँ ले लीजिए, सब देख रहे हैं कितना उड़न पैक कर रहे हैं। धीरे धीरे रुक रुक के और डालिए। छोड़ दो भरेगा तो आएगा। ऊपर से और धीरे धीरे डालते जाओ। हाँ देखिए पानी आ रहा है। और डालिए पानी इसमें। आइए ना अंदर। बाबू तुम है इसमें नहीं ना, तो जाइए आप बैठिए, आने दीजिए। अब बाहर वहाँ चलिए, हाँ यहाँ खड़ा होकर देखिए। तो हम लोग देख सकते हैं ना, हाँ यहाँ जो गंदी पानी है ना उसे साफ कैसे किया गया है ना। देखिए यहाँ पे जो है इसमें इम्प्योरिटीज कितनी है, इतना मतलब इस तरह के जो पानी है उसको इन बच्चों ने जो भी अपने कक्षाओं में पढ़ा उसके माध्यम से एक मॉडल बना के इसको शुद्ध करने के लिए कोशिश किया। इतना सफाई हो गया इसका। हालांकि ये भी पानी पीने लायक नहीं है क्योंकि इसमें कई प्रकार के कीटाणु जर्म्स होते हैं जो हम पिएंगे तो वो नुकसान पहुंचाएगा हमें। तो जहाँ तक इन लोगों को पता है साफ करने के लिए कुछ हद तक इन्होंने साफ किया। इसके बाद हालांकि प्यूरिफाई करने का एक और भी प्रोसेस होता है जिसमें क्लोरिनिफिकेशन कहा जाता है। क्लोरीन वगैरह मिला के इसको और साफ करके हम पीने योग्य इसको बना सकते हैं। तो ये एक हमारे लिए मॉडल है जो फ्यूचर में हमें काम कर सकता है। ये वैसे जगहों पे ज्यादा यूजफुल होगा जहाँ पे पानी की थोड़ी कमी होती है और हमें एक ही पानी को बार बार यूज करना, रिसाइकिल करने की जरूरत होता है, उस कंडीशन में हमारे लिए यूजफुल होगा, है ना। चलिए, तो आप लोगों का ये मेहनत बहुत ही सराहनीय रहा जो कि आप लोगों ने सामने करके ताली बजाइएगा इन लोगों के लिए। छोटे मोटे माध्यम से आइए सर, राहुल जी कोशिश किया। इन लोगों से आप कीजिएगा सवाल, इन लोगों से आप अपने से कर सकते हैं। ये जो है हमारे क्लास 7 के विद्यार्थी हैं, क्लास 7 इसको पकड़ लीजिएगा। और वो तो क्लास 8 के हैं। उनके बच्चे जो है कुछ और जो है सरकारी स्कूल में चले गए। जब प्रोजेक्ट बनाते बनाते वो अकेले अपना मोर्चा ले ली, अकेले हम हम खुद, हाँ रेडी कर दी। हम खुद अपने देख लेंगे। बहुत अच्छा, हाँ। बहादुर बच्ची है बहुत। तो इनका चलिए, जो शुरू है करें। जी, ये जो है गैलीलियो ग्रुप है इनका, ग्रुप का नाम हमने गैलीलियो है। बहुत अच्छा। तो तो गैलीलियो आप- ने टेलीस्कोप का आविष्कार किया था, आपको जानकारी है ना। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अपना नाम बताइए पहले। शांति बनाए रखिए आप लोग सभी। आवाज देखिए, में। My name is Surjit Kaur. आपका नाम क्या है? My name is Neha Kumari. वेरी गुड। आप लोगों ने क्या तैयार किया है? Volcano. वोल्केनो को हिंदी में क्या बोलते हैं? ज्वालामुखी. बहुत अच्छी बात है। तो ज्वालामुखी कैसे होता है, क्या उससे समस्या है, और आप लोगों ने जो मॉडल तैयार किया उसको आप माने प्रैक्टिकली करके भी अभी दिखाएंगे। Yes, तो sir. करके दिखाइए पहले। First, get a shampoo. इट इज शैम्पू, ओके। We add it in. आप देख पा रहे हैं कि इन लोगों ने शैम्पू इसमें डाल दिया है
जो ज्वालामुखी का इन लोगों ने मॉडल तैयार किया, उस मॉडल के अंदर। ठीक है, शैम्पू आपने डाल दिया। इसके बाद आप क्या डालने जा रहे हैं? ये हमारा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा है। ओके, ठीक है। तो बेकिंग सोडा इन लोगों ने फिर शैम्पू के बाद प्रयोग किया है, आप सभी जैसा कि दर्शक देख पा रहे हैं। आ जाइए और आगे निकल के आइए ना थोड़ा सा। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे वाटर। बेकिंग सोडा के बाद ये लोग वाटर डाल रहे हैं। पहले से शैम्पू डाला, फिर उन्होंने बेकिंग सोडा, तब वाटर ये डाल रहे हैं। थोड़ा सा ही पानी डाले हैं। हाँ। चलिए ठीक है, उसके बाद इन्हें स्टीर करेंगे। स्टीर करेंगे। ओके, इन लोगों ने इसको स्टीर किया, बहुत अच्छा। उसके बाद ये है हमारा इनो। ये इनो है, ठीक है। इनो को इसमें ऐड किया। इनो को इसमें ऐड कर दिया इन्होंने, ठीक है। निधि तुम थोड़ा गार्जियन को देखने दो, आओ और आगे आ जाइए, और जिसको इसको देखना है इधर आ जाइए। उसके बाद ये हमारा विनेगर। ये विनेगर है जो फूड में यूज होता है, ठीक है। तो जैसे ही हमने इसमें डाला, हाँ, ये तो इरप्शन हो गया, वोल्केनिक इरप्शन हो गया, हमने भी इरप्शन ही से दिखाया। और लगातार इरप्ट हो ही रहा है। अभी आप देख पा रहे हैं, जैसा कि मैं कैमरामैन जी को बोलूंगा कि वो इधर दिखाएं कि कैसे मतलब वोल्केनिक इरप्शन का इन्होंने जो मॉडल है वो एकदम जीवंत इन्होंने करके दिखाया है, इसको जिंदा कर दिया है। और इससे आप सीख सकते हैं कि किस प्रकार से ये धरती का, हम लोग का जो पहाड़ों में अंदर वोल्केनो छिपा रहता है, वो समय समय पे इरप्ट होता है, तो इसी प्रकार से इरप्शन होता है। और उसको इन लोगों ने जैविक विधि से करके अभी सामने इन लोगों ने प्रदर्शित किया है। तो बहुत ही बेहतरीन मॉडल आपने बनाया, और मॉडल को आपने करके भी दिखा दिया है, जो वाकई बहुत ही बेहतरीन है। इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। ताली बजाइए इन लोग के लिए। वेल डन, चलिए, धन्यवाद। वेरी गुड। और कुछ सवाल भी है लोग से, और हो गया ना? हाँ, पकड़िए। लीजिए ना, कहाँ क्या है? दिस इज आवर मॉडल ऑफ ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप एरीगेशन। वैसे तो वाटर अगर देखा जाए, अर्थ पे 70% जो अर्थ है वो तो कवर है वाटर से, तो फिर ड्रिप एरीगेशन की जरूरत क्यों है? क्योंकि हर जगह वाटर तो एक बराबर तो समान नहीं हो सकता, इसलिए। हाँ। अच्छा, हर जगह पानी समान नहीं है, कहीं कहीं पानी का भी प्रॉब्लम होता है। अच्छा, ये पानी को कैसे बचाता है ड्रिप एरीगेशन? और इट सेव वाटर, मतलब कि इसमें क्या है, जैसे कि हम प्लांट्स के थ्रू, मतलब इस मॉडल के थ्रू बताया है कि जैसे ये टैंक है, और टैंक में अगर पानी डालेंगे, डाल के देखिए क्या वर्किंग प्रिंसिपल है, तो वर्क करना चाहिए ना। टैंक में हम पानी दे दिया, और ये हाँ। ड्रिप पाइप है, और ये पाइप के थ्रू, अच्छा। प्लांट पाइप के थ्रू, हम पाइप में थोड़ा मतलब सेवरल होल्स है, और वो होल्स के थ्रू मतलब इसके ना प्लांट्स के जस्ट मतलब ठीक की तरह जस्ट रूट के पास जाएगा पानी। इससे हमारा क्या है कि मतलब 50 से 60% वाटर सेव होता है। अच्छा, यानी कि जैसे इस तरह से अगर हम ड्रिप एरीगेशन सवाल करते आप भी हैं, कीजिएगा। तो ड्रिप एरीगेशन में क्या होगा कि जो पानी है वो बूंद बूंद करके डायरेक्टली पेड़ के जड़ पे, हाँ, रूट पे गिरेगा, जिससे जो है आसपास जो पानी हम लोग बिना मतलब में जो बर्बाद हो जाता है वो बचेगा। और वैसे भी जो आसपास पेड़ के आसपास जो भी पौधे उगते हैं वो हमारे लिए जरूरी तो होते नहीं है, तो इससे जो है फालतू के जो पौधे उगना भी बंद हो जाएगा, और हमारा फसल अच्छा हो सकता है ना, ये फायदा है इसका। अच्छा, तो ये वर्किंग मॉडल भी ठीक ठाक है, यानी वर्क कर रहा है, एक एक बूंद करके जो है पेड़ों के पास पहुंच रहा है, इससे पानी बचेगा। अच्छा, एक और चीज है, अगर हम ज्यादा पानी का यूज करते हैं ना खेतों में, तो आर्सेनिक की जो मात्रा बढ़ जाती है, उससे भी ये बचत हो सकता है, इससे हेल्प मिलेगा, क्योंकि ज्यादा पानी खेत में जाएगा नहीं, बूंद बूंद करके जड़ों के पास जाएगा, तो आर्सेनिक, हाँ, तो ये जो है मिट्टी जो सॉइल है हमारी, उसकी फर्टिलिटी को भी इफेक्ट नहीं दे सकता है। तो चलिए, ये ड्रिप एरीगेशन भी बहुत बेहतर रहा आपका, और इस आप माध्यम से सर कुछ सवाल कर सकते हैं इनसे, आप जैसे तो उठाइए। ड्रिप इरिगेशन में एक और चीज होता है मल्चिंग, इसके बारे में कुछ जानकारी है आपको? देखिए, उसमें क्या होता है ना कि प्लास्टिक डाल दिया जाता है, पहले खेतों को बना के उस तरह से प्लास्टिक से खेतों को पूरा बंद कर दिया जाता है, और उसके बाद बीच में काट काट के गोल गोल, और उसमें पौधों को लगाया जाता है। इससे क्या फायदा होता है कि घास वगैरह जो जमता है ना अगल बगल, वो घास वगैरह जमने का काम खत्म हो जाता है, क्योंकि किसानों का सबसे ज्यादा एनर्जी उसमें ही वेस्ट होता है। उनको लोग रखने पड़ते हैं घास सब काटने के लिए, और घास के बीच में पौधा ग्रोथ अच्छा नहीं हो पाता, क्योंकि घास वगैरह क्या है, एनर्जी खींच लेता है सॉइल का। तो मल्चिंग कर दिया जाता है, जिससे मतलब ड्रिप इरिगेशन भी सक्सेस हो जाता है, और उस पौधे को पूरा न्यूट्रिएंट्स मिल जाता है, साथ में
मतलब उसके ग्रोथ के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, जल्दी ग्रोथ हो जाता है। तो मल्चिंग विधि एक होती है जिसमें आप देखते होंगे उजला उजला एकदम प्लास्टिक लंबा लंबा, खास करके स्ट्रॉबेरी की खेती में जो लाल स्ट्रॉबेरी होता है ना, उसके खेती में मल्चिंग का यूज बहुत ज्यादा होता है। और हमारे बिहार के किसान भाई, खास करके उत्तरी बिहार के किसान भाई इसका ज्यादा प्रयोग करते हैं। हमारे दक्षिणी बिहार में अभी इस तरह का नहीं आया है। एक और आता है इसमें, जिसमें कि हमने मध्य प्रदेश में उसको देखा था कि स्प्रिंकलर लगा रहता है खेतों में। जी जी, जस्ट लाइक नेचुरल रेनफॉल की तरह। जैसे बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं ना जिनको डायरेक्ट पानी की आवश्यकता नहीं रहती है, ज्यादा पानी देंगे वो खराब होगा, तो स्प्रिंकलर के माध्यम से फुहारा मारा जाता है पानी का, जिससे उसको पर्याप्त पानी भी मिल जाता है बारिश की तरह, और उसका नेचुरल ग्रोथ भी है वो मेंटेन रह पाता है। स्प्रिंकलर सिस्टम भी बहुत ज्यादा, तो ड्रिप और स्प्रिंकलर और मल्चिंग, ये तीन विधि का को अपनाकर अगर किसान भाई अगर अच्छा काम करें तो देश में खेती बेहतर हो सकता है। और उनका जो रिसोर्सेज खेत के अगल बगल घास को कटवाने में या ज्यादा पैसा उसमें जो जाता है वो पैसा उनको बचेगा। और जैसा कि आपने बताया कि पानी की बर्बादी रुकती है, ये बहुत अच्छा बात है, क्योंकि जल संचयन आज के समय में बहुत आवश्यकता है, क्योंकि भूगर्भ जल की एक सीमित मात्रा ही उपलब्ध है और उसी मात्रा में हम लोग को खेती भी करना है और लोगों को पेयजल भी उपलब्ध कराना है। तो अगर जल यहाँ से बचता है और अच्छा प्रोडक्शन हो पाता है तो इसमें कोई गलती नहीं है। और ये विधि अपनाकर भारत के किसान भाई बेहतरीन कार्य कर सकते हैं और उत्पादन क्षमता भी अपना कम लागत में बढ़ा। एक ही बार ड्रिप बनाने में ही जो खर्च है, ड्रिप बनाने में लगभग 7-8 लाख रुपया लगभग 1 बीघे पे खर्च पड़ता है। 1 बीघे पे 7-8 लाख रुपया खर्च पड़ता है, लेकिन वो एक बार बन गया ना तो ऑटोमेटेड कंट्रोल रहता है। आप 15 मिनट के लिए ऑन कर दीजिए, ऑटोमेटिक 15 मिनट के बाद ऑफ हो जाएगा, कंप्यूटराइज कमांड रहता है वो। और ये किसान भाई अगर जब से अपना ले बिहार के किसान, तो बहुत ही उनके जीवन में खेती में व्यापक सुधार होगा। और जो किसानों को पैसा नहीं बचता है वो किसानों को पैसा ही बचना शुरू होगा। तो बहुत अच्छा आपने मॉडल बनाया है, बहुत बढ़िया लगा हमको। ठीक है सर, आया जी आप अंदर।